हेलो एंड वेलकम टू यूरिसर्च यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आपका 18th ऑफ जून को कंडक्ट होगा। पहले 16th को होने वाला था, देन लेटर ऑन बिकॉज ऑफ यूपीएससी एग्ज़ाम आपका 18th को शिफ्ट हो गया। फेयरली इनफ आपके पास 40 डेज बचते हैं विच यू कैन यूटिलाइज इट स्मार्टली। अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो आपका चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम, राइट। इस टाइम में मैक्सिमम आप जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, राइट। इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए मैं आज आपके लिए वीडियो लाई हूँ फॉर दिसंबर 2023 अटेम्प्ट, जो आपका लास्ट ईयर अटेम्प्ट हुआ था उसी का आज मैं सॉल्व्ड वर्जन आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। Starting with question number 1, which is pointed as question number 51, ये पेपर 2 हम लोग आज सॉल्व करेंगे, राइट। एंड यस, ये वीडियो इज एक्सक्लूसिवली फॉर पेपर 2 फॉर लॉ सब्जेक्ट, राइट। पेपर 1 इसमें नहीं सॉल्व कराया जा रहा है, सिर्फ पेपर 2 सॉल्व कराया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल इज ऑल्सो नोन एज, राइट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विच इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पोल्यूटर्स पे का देखिए मतलब होता है कि जो पोल्यूटर है या जो पोल्यूशन कर रहा है जिसकी वजह से डैमेज हो रहा है एनवायरनमेंट में, सो दैट पोल्यूटर मस्ट पे द डैमेजेस इन अ फॉर्म ऑफ टैक्सेस या फाइन्स या कोई अदर मेजर भी हो सकता है। पोल्यूटर पे को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52। ये देखिए आपका केस लॉ से रिलेटेड है, मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया गया है। ठीक है, पहला देखिए केस का नाम है गीता हरिहरन वर्सेस आरबीआई। ये जो केस है आपका, ये रिलेटेड है गार्डियन शिप ऑफ माइनर चाइल्ड से। सरला मुद्गल हमेशा पूछा जाता है आपका यूजीसी नेट एग्जाम में। ये जो केस है ये आपका वैलिडिटी ऑफ सेकेंड मैरिज ऑफ हिंदू मेल, राइट, आफ्टर हिज कन्वर्जन टू इस्लाम। ठीक है, ये कन्वर्जन वाला केस है। डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आपका है मेंटेनेंस ऑफ राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन। और सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार, ये आपका है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट और लीडिंग केस लॉज है फ्रॉम फैमिली एक्ट, सॉरी फ्रॉम फैमिली लॉ। एंड इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे तो चलिए सब्जेक्ट मैटर दे दिया है, इसके अलावा आपको ईयर्स भी ध्यान देने हैं। ठीक है, ईयर्स आप अगर याद कर सकते हैं इसका तो बिल्कुल आप करके जाइएगा। एंड ऑल्सो सेक्शंस एज वेल, राइट। जैसे कि यहाँ पे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस है तो वो कौन से सेक्शन में आता है, राइट, ऑल दीज थिंग्स। अकॉर्डिंगली आपका आंसर द ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच इज फ्रॉम टॉट। अरेंज द फॉलोइंग केसेस इन द सीक्वेंस इन विच दे वर डिसाइडेड। तो यहाँ पे आपको केस ने का नाम दे दिया गया है और आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजी को आप के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। तो देखिए ग्लॉचेस्टर ग्रामर स्कूल केस ये आपका 1410 में आया था, ठीक है। डोनॉग वर्सेस स्टीवेंसन केस ये आपका आया था 1932 में, 1932 में आया था ये थोड़ा सा पेन गड़बड़ है, आई मीन यहाँ ठीक से नहीं ड्रॉ हो पा रहा है, ठीक है। 1932 का ये केस है। एशबी वर्सेस वाइट केस ये आपका 1703 का ये केस है, राइट। एंड देन रायलैंड वर्सेस फ्लेचर ये आपका 1868 का केस है, काफी लीडिंग केस है, राइट। अकॉर्डिंगली आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असर्शन रीजन पे है that highly developed legal systems strive to create an autonomous apparatus of legal concepts, legal techniques, and legal norms. And reason इसका ये दिया गया है कि law needs to be endowed with logical consistency, predictability, and stability, right? ये दोनों ही जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ये बिल्कुल सही है। एंड जो रीजन यहाँ पे दिया गया है कि that law needs to be endowed with logical consistency, predictability and stability, ये भी सही है। तो अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। आप इस वीडियो का स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, राइट, फॉर एट योर कन्वीनियंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपका क्रोनोलॉजी बेस्ड है, राइट। अरेंज द फॉलोइंग केसेस रिलेटिंग टू द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू द स्टेट टू इनैक्ट यूसीसी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, ये आपका 85 का केस था, 1985 का केस था ये। सरला मुदगल अभी देखिए ऊपर भी पूछा गया था, सब्जेक्ट मैटर पूछा गया था, ये आपका 95 1995 का ये केस लॉ है, राइट। ये 9 अच्छे से नहीं बन रहा है, सॉरी फॉर दैट, राइट। 1995 का ये केस है, राइट। देन है आपका एबीसी वर्सेस स्टेट, ये आपका 2015 का केस है, राइट। एंड यहाँ पे देखिए मैं तो ये कहूँगी कि आप लोग इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ये थोड़ा फ्रेश फ्रेश इन द सेंस ये नया केस लॉ है, ठीक है, एबीसी वर्सेस स्टेट, जो कि अभी यूजीसी में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था कि जो अनमैरिड क्रिश्चियन मदर है, राइट, शी कैन अडॉप्ट चाइल्ड विदाउट फादर कंसेंट, राइट। तो हो सकता है इसका सब्जेक्ट मैटर पूछ लिया जाए इन योर अपकमिंग अटेम्प्ट। नेक्स्ट है आपका जॉर्डन वर्सेस एसएस चोपड़ा, ये आपका 1985 का केस है, मैं यहाँ पे 85 लिख दे रही हूँ। और लास्ट है आपका जॉन वेलामिटन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2003 का आपका केस है। ये भी बहुत पूछा जाता है आपके यूजीसी एग्जाम, ठीक है। तो इसका भी सब्जेक्ट मैटर और ईयर जरूर देख के जाएगा। सो अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर, अगर आप क्रोनोलॉजिकली अरेंज करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेंस्ट्रुआ डू नॉट इंक्लूड, वेरी सिंपल, ऑप्शन नंबर 4 मोटिव, राइट। मेंस्ट्रुआ डजंट इंक्लूड मोटिव। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट अमंग्स द फॉलोइंग आर नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर लिबिल। लिबिल लिबिल जो आपका लिखित में होता है, जो आपका रिटन में होता है, राइट। सो इसका देखते हैं रिलेटेड कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं। सो ये है आपका, इट इज अ डेफर्मेशन ऑफ अ परमानेंट फॉर्म, यस। सिंस इट इज इन अ रिटन फॉर्म, तो ये आपका डेफर्मेशन इन अ परमानेंट फॉर्म होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ आपका प्लेंटिफ पे होता है, ये भी बिल्कुल सही है। नो एक्चुअल डैमेज नीड टू बी प्रूव्ड टू सस्टेन एन एक्शन, ये भी बिल्कुल सही है। फोर्थ जो आपका स्टेटमेंट दिया है डी, ये गलत है, विच इज पॉजिटिव ऑफ चार्ज इज प्रिज्यूम्ड इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ। यूजीसी ने जो आंसर शीट शेयर की थी, वहां पे ऑप्शन नंबर 4 वॉज द करेक्ट आंसर, राइट। उन्होंने ऑप्शन नंबर 4 को चूज किया, बट वंस यू रेफर द टेक्स्ट बुक, यू आर गोइंग टू फाइंड द ए बी एंड सी स्टेटमेंट करेक्ट, राइट। अगर यहाँ पे आपको कुछ शेयर करना है, अगर आपको कुछ कमेंट करना है, राइट, सो दिस इज माय ओपिनियन। हो सकता है कि आपका ओपिनियन अलग हो। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे गलत बोल रही हूँ या मेरी कुछ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पीआईएल से रिलेटेड है। In which of the following statements are correct? In SS Lotus case, the permanent PCIJ defined international law as principles which are in force between all independent nations. ठीक है, हाँ ये सही है। SS Lotus case ये में यही हुआ था, I mean बोला गया था। Professor Dias suggests that international law can never be called a law, राइट। तो ये प्रोफेसर डायस ने नहीं बोला था, ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दी थी, ऑस्टिन ने दी थी, ओके। ये स्टेटमेंट किसने दी थी, ऑस्टिन ने दी थी, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट है आपका, लॉर्ड हैल्सबेरी when he was the prime minister of England once remarked it was a misnomer to call international law as law, it should be better described as a branch of ethics, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है आपका, Russell has defined international law as aggregate of the rules to which nations have agreed to conform to their conduct towards one another, ये भी आपका सही है। According to Austin, international law is set and enforced by political sovereign authority, नहीं, ठीक है, ये आपका ई गलत है। जॉन ऑस्टिन ने तो यही कहा था, जैसा अभी मैंने ऊपर कहा, ठीक है। ये क्रॉस मुझे लगाना है यहाँ पे, हाँ। तो जॉन ऑस्टिन ने कहा था कि जो आपका इंटरनेशनल लॉ है, इट इज नॉट अ लॉ बिकॉज इट इज नॉट, बिल्कुल जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, ऑस्टिन का आइडिया बिल्कुल ही कॉन्ट्रेरी था फॉर इंटरनेशनल लॉ।
क्योंकि इंटरनेशनल लॉ इट इज नॉट enforced by any sovereign authority, right? But the international law is enforced by the general opinion and enforced by the moral sanctions. ये ऑस्टिन की थिंकिंग थी. That's why statement E is your completely incorrect. So accordingly आपका ऑप्शन नंबर 2 will be your correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन है आपका. विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट्स क्रिमिनलाइजेशन ऑफ प्रोहिबिटेड कंडक्ट. तो कौन कौन से आपके एक्टिविटीज हैं या एक्ट्स हैं विच इज बीइंग क्रिमिनलाइज्ड अंडर द गिवन आर्टिकल्स. सो दैट इज आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 23. 17 अनटचेबिलिटी की बात करता है और 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात करता है, राइट? सो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ये भी आपका पीआईएल का है. न्यूरेमबर्ग ट्रायल क्लासिफाइड द क्राइम्स पनिशेबल अंडर इंटरनेशनल लॉ इनटू द कैटेगरीज ऑफ. न्यूरेमबर्ग ट्रायल, ये मैं कहूंगी कि बिल्कुल आप इस केस को देखे जाएगा बिकॉज फ्रॉम लास्ट 2-3 अटेम्प्ट्स दिस केस हैज बीन पुट अप इन द क्वेश्चन. तो इस केस को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है दैट इज दी क्राइम्स अगेंस्ट पीस, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. ठीक है, जेनोसाइड और क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन चिल्ड्रन यहाँ पे न्यूरेमबर्ग ट्रायल में नहीं हुआ था. ठीक है, तो आपका अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ये काफी जनरल चीज पूछा गया है. मैलिसन लॉ. मैलिसन लॉ का मतलब क्या होता है? इट इज इंटेंशनल डूइंग ऑफ अ रॉन्गफुल एक्ट एंड इम्प्रॉपर मोटिव. मैलफिजेंस का मतलब होता है सेकंड जो है आपका दैट अ कमीशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट व्हिच आर एक्शनेबल पर से. मिसफिजेंस का मतलब होता है इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ लॉफुल एक्ट. एंड नॉन फिजेंस का मतलब होता है ओमिशन टू परफॉर्म एन एक्ट व्हेन देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म इट, राइट? सो अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अगेन कॉन्स्टिट्यूशन. दैट द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट और प्लेसेस, राइट? सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका 51 AG में भी बात होती है, सी में भी बात होती है, 48A और 49 में भी आपकी बात होती है. इन्वायरमेंट और प्लेसेस आपके मतलब मॉन्यूमेंट्स वगैरह भी कवर्ड हो जाएंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम द बेयर एक्ट. पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन आपका कौन से सेक्शन में दिया है? सेक्शन 384 में दिया है. अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, ये आपका दिया गया है सेक्शन 393 में. डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये आपका दिया गया है 403 में. एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, ये आपका है सेक्शन 409 में, राइट? So accordingly आपका ऑप्शन नंबर 3 will be your correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर द क्रिएशन ऑफ एजेंसी, ये आपका कौन से सेक्शन में दिया गया है? अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पढ़ा है तो बिल्कुल कॉमन सेंस लगाने की बात है यहाँ पे. तो ये आपका रहा सेक्शन 185 में दिया गया है, राइट? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. that there is no distinction between de facto and de jure recognition for the purpose of giving effect to the internal acts of the recognized authority. This was so held in the case of Luther versus Sager case है. ये frequently पूछा जाता है, ये जो PIL का केस है, right? So इसको भी आप अच्छे से देख के जाइएगा together with the year also. चलिए नेक्स्ट केस पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ईयर्स. हुसैन आरा खातून केस जो है आपका, ये आपका 1979 में हुआ था. ठीक है. खादरा पहाड़िया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, आई माइट बी प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग. ठीक है, ये आपका 1980 का केस है. MS हॉस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये आपका 78 का केस है. और खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार आपका 81 का केस है. ठीक है, तो ये आपका अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ IT एक्ट 2000 प्रिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर द ऑफेंसेस. ठीक है, सो फर्स्ट इज आपका सेक्शन 65. हाँ, सेक्शन 65 आपका पनिशमेंट प्रोवाइड करता है. किससे रिलेटेड है सेक्शन 65? दैट इज रिलेटेड टू द टैम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, जिसमें कि आपको 3 साल की इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है और 2 लाख रुपए का फाइन लग सकता है.
राइट। बी में आपका जो 66D है ये भी आपका पनिशमेंट की बात करता है, पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स। इसमें भी आपका 3 साल का पनिशमेंट है एंड फाइन में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज। सी की अगर बात करें विच इज 67B, ये भी आपका पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट एक्सेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसमें 5 साल का इम्प्रिजनमेंट है एंड फाइन इज 10 लाख रुपीज। सो अकॉर्डिंगली, और 52 62 डेफिनेटली नहीं है, राइट। ओके, क्योंकि आपका जो पनिशमेंट वाले सेक्शन है वो आपके सेक्शन 65 से ही स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप बेयर एक्ट देखेंगे तो यू विल गेट टू नो। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज रिलेटेड टू आईपीआर, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट इज रिलेटिंग टू आईपीआर। ठीक है, सो दैट इज द बुडापेस्ट ट्रीटी 1977। सो दिस ट्रीटी इज एक्चुअली रिलेटेड टू पेटेंट। अगर मैड्रिड एग्रीमेंट की बात करें तो ये ट्रेडमार्क से रिलेटेड है। बर्न कन्वेंशन ये आपको बिल्कुल पता होगा, दैट इज रिलेटेड टू दी कॉपीराइट। एंड जो वॉशिंगटन ट्रीटी है, जो आपकी वॉशिंगटन ट्रीटी है, दैट इज रिलेटेड टू द डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A1 एंड A2 प्लान टू कमिट रॉबरी, mere agreement to commit this offense is punishable under which provision of IPC? ठीक है, बहुत ही सिंपल है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जो 120B है दैट टॉक्स अबाउट पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरल राइट इज अ कंसेप्ट प्रिवेलिंग इन, कौन सा ऐसा आईपीआर है जिसमें मोरल राइट प्रिवेल करता है? सो आंसर इज क्वाइट ऑब्वियस। ठीक है, दैट इज कॉपीराइट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोरल राइट जरूर पढ़ के जाइएगा, राइट, साथ में आपके परफॉर्मर्स राइट भी पढ़ के जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस हैज इट बीन हेल्ड दैट द डॉक्ट्रिन्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर does not constitute a limitation on the legislature while enacting ordinary legislation? ठीक है, ये भी काफी commonly asked question है and the answer is इंदिरा गांधी वर्सेस राजनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, दैट विच काइंड ऑफ पेटेंट इज प्रोटेक्टेबल इन इंडिया? so that is process patent. ठीक है, the correct answer is process patent. Next question, A is lawfully arrested by Z, who is police officer. A loses his self control by grave and sudden provocation due to arrest and kills Z. So A shall be punishable under which section? Section 302 of IPC. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, दैट सालमन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन पोजेशन इन फैक्ट एंड पोजेशन इन लॉ। ही ट्रीटेड पोजेशन इन फैक्ट एज अ कंसेप्शन। ओके, अगर आप एक बार सालमन का थ्योरी देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द पोजेशन, वहां पे ही हैज ट्रीटेड पोजेशन एज अ कंसेप्शन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपैरेटिव लॉ आपका आ गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द कंट्री expressly states that the constitution shall be the supreme law of the land, right? So that is US and South Africa. Sorry. Okay, so accordingly आपका option number 1 is your correct answer. Next question पे आते हैं, that which among the following expressly contain the provision for right to bear arms as fundamental right? Okay, so that is amendment 2nd of US Constitution, ये भी आपका comparative law का है। तो accordingly आपका option number 3 is your correct answer. Which among the following follow the parliamentary system of government? It's India and Australia. Okay, option number 3 is your correct answer. Next question, the General Assembly of the UN passed the Uniting for Peace resolution on which date? ये आपका है November 3, 1950 को। All right, तो ये बिल्कुल यूनियन सॉरी यूनाइटेड नेशंस, बिल्कुल आप थोड़ा देख के जाएगा डेट्स वगैरह एंड इसके ऑर्गन्स। ओके, प्रिंसिपल्स भी देख लीजिएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन पे है, द टेस्ट फॉर प्रोपोर्शनैलिटी नेसेसिटी एंड बैलेंसिंग आर फाउंड एट प्रोमिनेंट प्लेसेस इन द GATS, the GATT as well as SPS and TBT agreements. The meaning of these tests and their interrelationship is not always clear.
तो जो आपका असर्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, राइट? रीजन भी आपका करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। ओके, सो अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द टर्म कॉन्ट्रा प्रोलिटरेंटम मीन्स, it means the ambiguity is to be resolved against the party who inserted limiting term. All right, ये थोड़ा नए टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया गया था पिछली बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दैट अकॉर्डिंग टू द ऑस्टिन्स डेफिनेशन ऑफ ओनरशिप, द एट्रीब्यूट्स ऑफ ओनरशिप आर। ओके, अगर आप ऑस्टिन का डेफिनेशन देखेंगे फॉर द ओनरशिप, वहां पे आपको दिखाई देगा इंडेफिनिट यूजर, ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्पोजिशन, राइट, एंड अनलिमिटेड ड्यूरेशन। ओके, ऑल राइट। क्योंकि देखिए जो आपका ओनरशिप होता है उससे रिलेटेड आपके बेसिक 3 ही राइट्स होते हैं, राइट? आप उसको आप मतलब लाइक जैसे कि कोई भी अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, सो उससे रिलेटेड आपके 3 राइट्स होते हैं। एक है होता है आपका ओन करना, एक होता है डिस्पोज करना, एंड एक होता है पोजेस करना, ठीक है? तो जो ऑस्टिन का जो डेफिनेशन था ओनरशिप का, वो तकरीबन इससे मिलता-जुलता है, एंड यही तीनों पॉइंट्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। A Hindu male having a Hindu wife changed his religion and adopts Islam in 2012. He marries again to the Muslim girl in 2013. In 2014, his Hindu wife died. His second marriage is considered to be void as his second marriage amounts to bygone. क्योंकि बिना डिवोर्स के उसने दूसरी शादी कर ली थी। एंड दिस इज द जजमेंट ऑल्सो, ठीक है? ये 1995 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, राइट? एंड द केस वाज दिस सरला मुदगल। अगेन देखिए, सरला मुदगल केस फिर से आ गया, ऊपर 2 बार पूछ लिया गया था, ठीक है, फिर से आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीपीए से रिलेटेड है आपका, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इज हेडेड बाय चेयरपर्सन हु इज द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? ये इसका करेक्ट आंसर। Which country does not provide any written constitutional guarantee of fundamental freedoms? That is UK. So आप देख सकते हैं कि कंपैरेटिव लॉ का भी क्वेश्चंस काफी सब्सटैंशियल दिखाई दे रहे हैं हमें, तो अच्छे से देख के जाइएगा। Now, all sums realized by way of penalties under Competition Act 2002 are credited to which fund? So it's section array, it's option number 2, which is Consolidated Fund of India. ठीक है, जो भी पेनाल्टीज लगती है आपके कॉम्पिटिशन एक्ट में, वो कहाँ जाके डिपॉजिट होती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। Now, the preamble of the Constitution of India, very simple, it can be amended. Okay, चलिए next question from the Companies Act. Okay, Companies Act and Contract दोनों ही दिख रहा है। Arrange the following cases in sequence of year they were decided. एशबरी रेलवे कैरिज आपका 1875 में आया था। ओके, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन्ड ये आपका 1856 में आया था। काफी पुराने केसेस हैं। मोहरी बीबी भी आपका 1903 में आया था ये, ठीक है? दैट वाज रिलेटेड टू द माइनर अग्रीमेंट, ठीक है, वॉइड एब इनिशियो। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सीटीओ, ये आपका 1963 का केस है। ये 96 अच्छे से नहीं बना, वेरी सॉरी फॉर दैट। ओके, सालमन वर्सेस सालमन आपका 1897 का केस है ये, ठीक है? तो अकॉर्डिंगली अगर आप अरेंज करेंगे तो योर ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी कंपनीज एक्ट से रिलेटेड है, विच इज आरएचपी। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज अ प्रोस्पेक्टस व्हेन इट इज बीन इशूड, इट इज इशूड प्रायर टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ठीक है? तो जो आपका आरएचपी होता है, ये आप कह सकते हैं कि जो फाइनल आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं उससे पहले ये इशू किया जाता है, जिसमें क्वांटिटी और प्राइस ऑफ शेयर्स नहीं दी रहती है, ठीक है? जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मार्केट रिएक्शन क्या होगा
एंड कितना सो टू डिटरमाइन कि हाँ कितना प्राइस रखा जाए शेयर का। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एनजीटी एक्ट पे है। एज पर एनजीटी 2010, environment includes water, air, land and other interrelationship which exist among and between water, air, land and human beings, other living creatures, plants and microorganism and और क्या इंक्लूड होता है आपका ऑप्शन नंबर 3 विच इज प्रॉपर्टी इंक्लूडेड है। और ये जो आपका डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 क्लॉज सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगेन केस लॉज, यहाँ पे हमें मैच करना है विद देयर कंसेप्ट। लिंक लेटर वर्सेस वॉकर, ये आपका केस रिलेटेड है प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग से रिलेटेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो ये जितने भी आपको केसेस दिख रहे हैं इनके बारे में जरूर थोड़ा थोड़ा बिल्कुल पढ़ के जाएगा टुगेदर विद देयर ईयर ऑल्सो, राइट, क्योंकि हो सकता है कि ये सारी चीजें कुछ चीजें इसमें से रिपीटिशन हो जाए। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये आपका प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग से रिलेटेड केस है इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन, तो दोनों में जरा ध्यान दीजिएगा। गोलकनाथ आपका कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग वाली डॉक्ट्रिन लग रही थी। एंड लिंक लेटर आपका भी प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग है बट दैट इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। नेक्स्ट है आपका जॉली जॉर्ज वर्गीज वर्सेस बैंक ऑफ कोचिन, ये आपका related है importation of provision from ICCPR into the Indian constitutional law, and ये आपका PUCL versus Union of India that was related to the नोटा। ठीक है, ओके, राइट टू रजिस्टर none of the above both, ये है आपका ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमेरिकन रियलिस्ट जज जेरोमी फ्रैंक डिस्क्राइब्ड हिज ओन एटीट्यूड टुवर्ड्स रियलिज्म एज वन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव स्केप्टिज्म, राइट, दैट जो अच्छा कंस्ट्रक्टिव स्केप्टिज्म क्यों बोला था इन्होंने जेरोमी फ्रैंक ने, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो लिमिटेशंस और अनसर्टेनिटीज होती हैं ये आपके लीगल रियलिज्म में इनहेरेंट होती हैं, राइट, बिल्कुल ही मतलब दैट इज व्हाई ही हैड सेड दैट कि जो लीगल रियलिज्म में है डेफिनेटली इट इज लाइक अफेक्टेड बाय दिस स्केप्टिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अ मैन्स नेशनैलिटी इज a continuing legal relationship between the sovereign state on the one hand and the citizen on the other. The fundamental basis of a man's nationality is membership of the independent political community. So this definition of nationality was given by the British Mexican Claims Commission in the case of In re Lynch। ठीक है, तो इस केस का पूरा नाम था रॉबर्ट जॉन लिंच, ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस यूनाइटेड मेक्सिकन स्टेट, 1929 का ये केस है, राइट, अगेन PIL। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज इन सेक्शन 145 ऑफ NI एक्ट प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो बिल्कुल NI एक्ट का जो स्पेशली जो लास्ट वाला चैप्टर है दैट इज रिलेटेड टू द पनिशमेंट एंड द डिसऑनर ऑब्जेक्ट, बिल्कुल वो पूरा सेक्शन देख के जाइएगा इंक्लूडिंग द बेसिक्स ऑफ NI। सो अगर आप सेक्शन 145 देखेंगे, ठीक है, तो यस सेक्शन 145 प्रोवाइड्स फॉर that it dispenses with the procedure under section 200 of CRPC। section 200 of CRPC बिल्कुल आपको पता होगा that is related to the examination of complainant। ठीक है, तो स्टेटमेंट A आपका सही है। B है that it provides for the procedure for of examination of complainant and witness on oath is done away। yes, तो जो एविडेंस होता है आपका related to the dishonor object that is given in the form of affidavit। Okay, affidavit of complainant and witness can be accepted, yes, and sworn statement uh, recording by the magistrate is dispensed with, yes। ओके, और मजिस्ट्रेट भी वो जो एफिडेविट है वो एज अ एविडेंस ही कंसिडर करेगा। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिमार्क द एक्स्ट्राडिशन विद फॉरेन स्टेट इज एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल केसेस गवर्न्ड बाय द ट्रीटीज और अरेंजमेंट्स में। तो जो कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो एक्स्ट्राडिशन है विद द फॉरेन स्टेट्स ये गवर्न होते हैं थ्रू ट्रीटीज एंड अरेंजमेंट्स।
ठीक है, तो पहली बात एक्स्ट्राडिशन होता क्या है? सो एक्स्ट्राडिशन में होता क्या है कि जो पर्सन कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, अगर वो क्राइम कमिट करके दूसरे देश में भाग गया है, तो उसको वापस से रिटर्न कर दिया जाता है टू हिज होम कंट्री इन विच ही हैज़ कमिटेड द क्राइम। ठीक है, तो ये आपका एक्स्ट्राडिशन होता है। कौन सा केस रिलेटेड है? पहला देखिए केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस शोभा विट्ठल कोल्टे। ये आपका राइट टू लाइवलीहुड से रिलेटेड है कि राइट टू लाइवलीहुड इज योर फंडामेंटल राइट, तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट ऑप्शन है आपका टी वेलाइया वर्सेस दी रजिस्ट्रार। ये भी आपका ह्यूमन राइट से रिलेटेड केस है, ये आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। यहाँ पे स्टेट ह्यूमन राइट्स काउंसिल यहाँ पे लिखा है, तो ऑब्वियसली वो एक्स्ट्राडिशन से रिलेटेड नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आपका स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस सीजी मैंने। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अगेन द केस लॉ। यहाँ पे ईयर दिया गया है, पूछा क्या है that which among the following makes a distinction between common intention and similar intention? Very simple, very frequently asked question. That is Barendra Kumar Ghosh versus Emperor. राइट। बाकी देखिए महबूब शाह वर्सेस एम्परर में कॉमन इंटेंशन की बात किया था। जब मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ डेथ पेनाल्टी फॉर मर्डर की बात हुई थी। बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सेडिशन की बात हुई थी। एंड द लास्ट इज बद्री वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इसमें ट्रेसपास और मर्डर की बात हुई थी। ठीक है, तो इकलौता यही केस है बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर जिसमें कि डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन की बात हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 इज sorry, yes, option number 3 is your correct answer. Okay, so since abhi aapke paas limited time hai for your UGC NET exam and this time is very much crucial for doing the mocks, for doing the previous year papers and for doing the revision. So just to ace your mocks practice, Jurisage Academy is offering a mock test series for your upcoming attempt, right, and at a very affordable price. And you can check this out at mock.jurisage.com/courses. इसका मैंने लिंक भी प्रोवाइड कर रखा है अंडर द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक दिस लिंक। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको लग रहा है कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड की ज़रूरत है जिसमें कि आपको रेडी शॉर्ट नोट्स मिल जाए, राइट, एंड इसके अलावा आपको मॉक्स भी मिल जाए, प्रैक्टिस करने के लिए, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाए, एवरीथिंग अंडर अ वन अम्ब्रेला. So yes, Judicial Academy has recently launched its comprehensive guidebook for UGC NET aspirants. So you can also check this out at the link which I have provided in the description box. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दैट आर्टिकल 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस 4 टाइप्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन गिवन बिलो। In which of the following institutions religious instruction can be imparted with the consent of individual or otherwise? Okay, तो अगर आप आर्टिकल 28 देखेंगे, ओके, तो वहां पे आपको टाइप्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो पहला वाला है आपका कि दैट इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन बाय द स्टेट, ये इंस्टीट्यूशन नहीं इंक्लूडेड है अंडर आर्टिकल 28 में। ठीक है, इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट ये है आपका। इंस्टीट्यूशन दैट रिसीव एड आउट ऑफ स्टेटमेंट ये भी इंक्लूडेड है। एंड इंस्टीट्यूशन दैट आर एडमिटेड बाय द स्टेट बट एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी ट्रस्ट और एंडाउनमेंट। अगर आप सिंपली क्लॉज 1 और क्लॉज 2 पढ़ लेंगे आर्टिकल 28 का, तो आपको बहुत आराम से आइडिया लग जाएगा। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 provides that Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either party thereto. Consider the following situations and decide in which case marriage is validly solemnized. So देखिए, ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट ए है वो आपका है एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑल एसेंशियल शास्त्रिक सेरेमनीज आर परफॉर्म। यस, इट इज ट्रू। At the time of marriage, all customary rites and ceremonies of bride's family are performed. Yes. At the time of marriage, half of the ceremonies of bride family and other half of the bridegroom family are performed. नहीं, ये तो बिल्कुल ही सेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, ना ही ऐसा प्रोविजन दिया है। ब्राइड एंड bridegroom decided to perform the simple ceremonies of exchange of rings, नहीं, राइट। तो एक प्रॉपर रिचुअल आपको पता है सप्तपदी और जो एसेंशियल सेरेमनीज है वो होने चाहिए। ठीक है, एंड लास्ट आपका आता है ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम स्टार्टेड लिविंग टुगेदर एज हस्बैंड वाइफ विदाउट परफॉर्मिंग एनी सेरेमनी, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर विच इज ए एंड बी।
चलिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 98। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इट्स सीक्वेंस इन द पेटेंट्स एक्ट। तो पेटेंट एक्ट का आप जरूर बेयर एक्ट देख के जाइएगा, मैं बिल्कुल ये सजेस्ट कर रही हूँ आप लोग को, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपका जून अटेम्प्ट में भी पूछा था। राइट, क्रोनोलॉजी पूछ ली गई थी, बीच बीच में से सेक्शंस उठा दिए गए थे और आपसे पूछ लिया गया था क्रोनोलॉजी क्या है, इन सेक्शंस का लोकेशन कैसा है, एंड उसी अकॉर्डिंगली आपको अरेंज करना था। ठीक है, देखिए फिर से वापस से इन्होंने पूछ लिया। कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिक्रेसी डायरेक्शंस ये आपका सेक्शन 37 में दिया है। ग्रांट ऑफ पेटेंट आपका 43 में दिया है। डेट ऑफ पेटेंट आपका 45 सेक्शन में दिया है। ठीक है, अगेन 4 नहीं ड्रॉ हुआ। ओके ओके, टर्म ऑफ पेटेंट आपका सेक्शन 53 में दिया है, एंड राइट्स ऑफ पेटेंट आपका सेक्शन 48 में दिया है। आप अगर ये देखेंगे तो अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दैट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द डेथ पेनल्टी। डेथ सेंटेंस फॉलोज डेटरेंस थ्योरी। यस, डेटरेंस थ्योरी क्या होती है यहाँ पे? जो डेटरेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग, बिल्कुल पनिशमेंट के आप चारों थ्योरीज देख के जाइएगा। डेटरेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि दैट देयर इज अ थ्रेट ऑफ पनिशमेंट। आई मीन, जो अगर आप पनिशमेंट का थ्रेट करेंगे तो देन पीपल विल प्रिवेंट देमसेल्व्स फ्रॉम कमिटिंग द क्राइम। ठीक है, तो ये इस थ्योरी का मीनिंग होता है। नेक्स्ट है आपका दैट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू रिमूव डेथ सेंटेंस। सो अगर आप इसको ढूंढेंगे कि दैट वेदर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू रिमूव डेथ सेंटेंस, तो यस आपको इससे रिलेटेड बिल मिल जाएंगे। ठीक है, बट ऐसा कोई सॉलिड आपको एविडेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, recent amendments in IPC and other proposals have added new offenses with death sentence। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनसे रिलेटेड डेथ सेंटेंस को और एड अप कर दिया गया है, जैसे गैंग रेप विथ माइनर, एंड और भी एक दो और ऑफेंसेस हैं। चलिए, द पार्लियामेंट वांट्स हार्श पनिशमेंट फॉर हीनियस ऑफेंसेस थ्रू कैपिटल पनिशमेंट। Yes, this is also correct. After rarest of the rarest doctrine, the number of capital punishment is reduced। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो आपका रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट डॉक्ट्रिन है, इसकी वजह से लो रेट हो गया था इन द कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है, क्योंकि ये आपका 2004 से लेके 2015 तक सिर्फ 4 ही एग्जीक्यूशंस मिल हुए थे। ठीक है, बिकॉज ऑफ द रेयरेस्ट डॉक्ट्रिन। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये भी अच्छे से देख के जाइएगा, ह्यूमन राइट्स का है ये। तो इसमें था यहाँ पे आपका राइट ऑफ टू लिबर्टी था, इक्वलिटी बिफोर लॉ था, एंड राइट टू लाइफ था। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपका बी सी एंड ई इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये जो आपका फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इट इज आल्सो नोन एज द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स दैट डेवलप्ड ड्यूरिंग 17th एंड 18th ऑफ सेंचुरी। ओके, चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द इंसर्शन ऑफ फॉलोइंग प्रोविजंस इन द आईपीसी। अब यहाँ पे आपको अमेंडमेंट के थ्रू आपको बताना है कि कौन सा सेक्शन किस अमेंडमेंट से आया था, आई मीन, एंड उसका क्रोनोलॉजी एक आपको तैयार करना है। ठीक है, तो यहाँ पे रैंडम गेसेस हो सकता है चल जाए अगर आपको आइडिया हो। तो देखिए सेक्शन 124 ए आपका कब आया था? ये 1870 में आया था। ठीक है, 153 ए ये आपका आया था 1898 में आया था। ठीक है, और 120 ए ये आपका आया था 1913 में आया था। एंड 304 बी ये कब आया था आपका? 1986 में आया था। ओके, तो अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म प्रेफर्ड बाय बेंथम टू एक्सप्लेन हिज इंपरेटिव कंसेप्ट ऑफ लॉ इज मैंडेट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट? ये आपका था आर्टिकल 338। ओके, तो इसके आसपास जो भी आपके हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये बिल्कुल आप देख लीजिएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डोमिनेंट पोजीशन ऑफ द इंटरप्राइजेस इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। सो इसके लिए आप सेक्शन 4, यस सेक्शन 4 ऑफ द कंपटीशन एक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डोमिनेंट पोजीशन क्या होती है। तो पहले देख लेते हैं, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ इन द रेलिवेंट इंटरनेशनल मार्केट। नो, यहाँ पे किसी स्ट्रेंथ वेंथ से मतलब नहीं होता है डोमिनेंस में। Okay. Enterprise operating independently of market forces in India. Yes, this is the correct statement. Affecting competition of consumers of relevant market in India in its favor. बिल्कुल अपने favor में effect करता है consumers को. And position of strength enjoyed in relevant market in India. Yes. Okay. So accordingly आपका C, D और B करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर डोमिनेंट पोजीशन की बात करनी है तो यस वहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट का स्कोप नहीं आता है। रेलेवेंट मार्केट की यहाँ पे बात हो रही है तो यस इंडिया की हम लोग बात करेंगे। ऑलराइट, सो अकॉर्डिंगली आपका लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अगेन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, सीम्स टू बी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल आपका किसकी बात करता है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब की। एट्थ आपका बात करता है फॉर लैंग्वेजेस। टेंथ शेड्यूल आपका बात करता है फॉर द डिफेक्शन। ठीक है, एंड फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। सो अकॉर्डिंगली आपका क्वेश्चन नंबर 2 इज द करेक्ट, अरे ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following statements given below are correct? A wrong is an act contrary to the rule of right and justice. ये किसी का स्टेटमेंट है, किसका स्टेटमेंट है? सालमन ने ये बोला था। चलिए ओके, ये तो ठीक लिखा गया। ओके, नाउ मोरल और नेचुरल, तो आपका स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। अ मोरल और नेचुरल रॉन्ग इज एन एक्ट विच इज मोरली और नेचुरल रॉन्ग बीइंग कॉन्ट्रेरी टू द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यस, ये भी आपका सही है। फिर है आपका, अ लीगल रॉन्ग इज एन एक्ट विच इज लीगली रॉन्ग बीइंग कॉन्ट्रेरी टू द रूल ऑफ लीगल जस्टिस एंड वायलेशन ऑफ लॉ। ये भी सही है आपका। अ लीगल रॉन्ग इज ऑलवेज अ मोरल रॉन्ग एंड मोरल रॉन्ग इज ऑलवेज अ लीगल रॉन्ग, दिस डजंट मेक सेंस। नेचुरल एंड लीगल wrongs कैन नॉट फॉर्म इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, ये भी बिल्कुल गलत है आपका, ओवरलैप हो सकता है। चलिए, ए, बी और सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका, अगेन फ्रॉम द PIL, अगेन द ईयर इज बीन आस्क्ड। ओके, यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। मस्कट हाउस केस जो है आपका, हाउस ओके हाउस, हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। सो मस्कट केस जो है आपका ये 1905 में आया था। नॉर्थ अटलांटिक फिशरीज केस ये आपका 1910 में आया था। ओके, सावरकर केस आपका आया था 1911 में। रशियन इंडेमनिटी केस आपका आया था 1912 में, बहुत ही आसपास है। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा गेस करना कंफ्यूजिंग हो जाए। एंड 1928 में आपका आया था आइलैंड ऑफ फार्मर्स केस। ठीक है, 1920। तो अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन फ्रॉम द कंपनीज एक्ट। मैच द फॉलोइंग हमें करना है। प्रोड्यूसर कंपनी कौन होती है? All right, producer company, they are formed to convert cooperative into company. Cooperative companies की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, cooperative companies, I mean कुछ ऐसे entities होते हैं जिनको cooperatives बोला जाता है, right? And okay, चलिए, स्टैट्यूटरी कंपनीज आपकी क्या है? स्टैट्यूटरी कंपनीज में होता है कि दे डू नॉट नेसेसरली रिक्वायर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, इन्हें ज़रूरी नहीं है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये लोग अलग से बनाए। क्यों? क्योंकि ये जो स्टैट्यूटरी कंपनीज होती हैं दे आर बीन रेगुलेटेड बाय देयर सेपरेट एक्ट। ओके, जैसे SBI है आपका, SBI के लिए अलग से आपका एक्ट बना हुआ है, SBI एक्ट है। LIC है, LIC का भी अलग से एक्ट बना हुआ है। तो दीज आर द स्टैट्यूटरी कंपनीज। ओके, सेक्शन 8 जो आपकी कंपनी होती है, दीज आर दी नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन। और स्मॉल कंपनीज का यहाँ पे पेड अप कैपिटल यहाँ पे दिया गया है।
ठीक है। अकॉर्डिंगली आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट। ओके, तो अभी तक तो प्रॉमिसरी नोट पूछा जा रहा था, लेकिन इस बार इन्होंने गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट पूछ लिया। तो होता क्या है? इट इज अ प्रॉमिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ द स्टेट, ये सही है। इट इज बीन रेगुलेटेड बाय द इंडियन सिक्योरिटीज एक्ट 1886, ये भी सही है। दे आर नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये गलत है। डेफिनेटली इट इज अ प्रॉमिसरी नोट, सो यस इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपके तीन टाइप के होते हैं: प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। दे कैन बी असाइंड विदाउट इंडोर्समेंट। अब सिंस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो डेफिनेटली आप उसको इंडोर्स कर सकते हैं, तो ये भी गलत है। तो सी डी बिल्कुल गलत है आपका। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ ह्यूमन बीइंग ceases to be a person in law as in fact at death। ठीक है, as simple as that। चलिए ये देखिए अगेन आपका सेक्शन से मैच करना है आपका। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये आपका सेक्शन 14 में दिया है। सिक्योरिटी प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस, ये आपका सेक्शन 16 में दिया गया है। ठीक है। एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ये आपका 15 में दिया है। एंड एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये आपका सेक्शन 11 में दिया है। देखिए ये जो इस तरीके से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसके लिए आप यही कर सकते हैं, बेयर एक्ट का इंडेक्स आप देख के आप उसको जरूर आप रिवाइज करके जाइए। प्लीज उसको मिस आउट करके मत जाइएगा। ठीक है, बिफोर अटेम्प्टिंग फॉर योर एग्जाम। बेयर एक्ट हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का हो या किसी भी माइनर एक्ट का हो, बेयर एक्ट का इंडेक्स आप जरूर देख के जाइए। अंदर का आप प्रोविजन पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, देखिए जो पढ़ना था अब मैक्सिमम चीजें आप कवर कर चुके होंगे। ठीक है, नहीं कवर किए हैं तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप इंडेक्स जरूर आप देख के जाइएगा। चलिए, क्योंकि देखिए इंडेक्स अगर आपको देख लीजिए, मान लीजिए इसमें 4 ऑप्शंस आपको नहीं आ रहे हैं, अगर आपको 2 भी फंस गया इसमें से, तो आप बाकी 2 भी आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 भी अगर आपका इधर मैच हो गया, अगर आप इधर देख रहे हैं, हाँ ठीक है, ए का 3 है, बी का 1 है, तो चलो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, अरेंज द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग jurists in terms of the chronological order of their birth। ऑल राइट, अब इनका बर्थ कब हुआ था वो भी देखना है। ठीक है, तो पब्लिकेशन तो याद नहीं रह पा रहा है, केस इतने केसेस है, केसेस के ईयर्स याद करने हैं ऊपर से, अब ज्यूरिस्ट का बर्थ भी याद करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। देखिए मैं तो ये कहूँगी यहाँ पे एक नॉर्मल सा कॉमन सेंस मैं आपको एक हेल्प आउट कर सकती हूँ। आप ज्यूरिस्प्रूडेंस अगर आप पढ़े हैं, ठीक है, स्कूल्स वाइज आपने पढ़ा है, स्कूल में देखिए जितना भी आपका अरेंजमेंट दिया है, ठीक है, जैसे मैंने परांजपे पढ़ा था अपने टाइम, परांजपे में मैंने सीक्वेंस में ही पढ़ा था। पहले आपका एनालिटिकल स्कूल दिया था, बेंथम से स्टार्ट हुआ था, बेंथम, ऑस्टिन, हेनरी में। ठीक है, तो ये अगर आपको सीक्वेंस याद है कि कब कब कौन कौन अपना थ्योरी लाया था, ठीक है, अगर आपको बुक का भी सीक्वेंस याद रहता है तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप याद कर सकते हैं इनका बर्थ ईयर तो आप बिल्कुल याद करिए। और तो देखिए जेरेमी बेंथम का जो ईयर है दैट इज 1748। ओके, जॉन ऑस्टिन का है 1790, मैं यहाँ पे 90 लिख रही हूँ। हेनरी मेन का है 1822। हैंस केल्सन का है आपका 81। इमानुअल कैंट का है आपका 1724। ओके, तो आप अकॉर्डिंगली आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑलराइट, चलिए, अरेंज द फॉलोइंग केसेस इन सीक्वेंस ऑफ द ईयर ऑफ वर्डिक्ट। अगेन द ईयर, आई कैन ट्रूली अंडरस्टैंड इट डज बॉदर स्टूडेंट्स, इतना ईयर कैसे किसी को याद रह सकता है। बट मैं ये कह रही हूँ कि देखिए आपके सामने लीडिंग केसेस दिए गए हैं, ठीक है, केशवानंद भारती है, शंकरी है, गोलकनाथ है, सचिन, ये तो देखिए सिंपल है। राइट, ये देखिए सिंपल है, इसका आपको ईयर जरूर याद होगा। राइट, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट केसेस हैं।
ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि आप लीडिंग केसेस जो हैं, मोस्ट ऑफ द लीडिंग केसेस हैं, आप कम से कम उसका ईयर आप याद कर लीजिए। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर इसमें आपका 1-2 ऑप्शन भी फँस जाएगा, तो आप पूरा ऑप्शन आराम से बना सकते हैं, ठीक है? पूरा आता हो, ना आता हो, ये नहीं आपको फ़र्क पड़ना है, यही तो आपका एमसीक्यू वाले क्वेश्चन पेपर का एक फ़ायदा होता है, राइट? अगर आपको 1-2 भी आपका बन रहा है, तो आप पूरा आंसर आप सही लगा सकते हैं। केशवानंद भारती आपको पता है 1973 में आया था, शंकरी प्रसाद 1951 का था, गोलकनाथ केस 1967 में आया था और सज्जन सिंह आपका 65 में आया था। तो अकॉर्डिंगली द सीक्वेंस विल बी ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग यूएन कन्वेंशन। ओके, हाँ, मैं इसका ये ज़रूर ये इधर कहना चाहूँगी, थोड़ा यहाँ पे सीक्वेंस गड़बड़ दिया गया था, इसीलिए यूजीसी ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया, ठीक है? बट स्टिल मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल ये जो सारे जितने भी यूएन कन्वेंशंस दिए गए हैं, इसका आप क्रोनोलॉजी का बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा एंड डेट्स आप देख लीजिएगा कि हाँ, कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था, ठीक है? हो सकता है आपको डेट याद करने में डिफ़िकल्टी हो, ईयर ईयर इतना एक्यूरेट नहीं याद रह सकता है, बट एटलीस्ट आप इतना सीक्वेंस बना सकते हैं कि कौन पहले आया था, कौन पुराना है, कौन नया है इसमें से, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फंडामेंटल राइट्स आर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। Yes, it is correct. Restrictions on fundamental rights are expressly provided in the US Constitution. Okay, right. So, फाइन। सो यूजीसी ने यहाँ पे क्या किया है कि फंडामेंटल राइट्स आर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्ट्रिक्शंस, अगर आप ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का आप रिस्ट्रिक्शंस भी आप देखेंगे, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, तो यस आपको दिखेगा, बट यहाँ पे यूजीसी ने जो आंसर मार्क किया है दैट इज ए एंड डी ओनली। ओके, बी को इन्होंने ड्रॉप कर दिया है, तो एक बार आप भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है? क्या है वाकई में या नहीं, ठीक है? लास्ट है आपका कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट्स, ये तो बिल्कुल ही सही है। फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स आर सेम इन इंडिया, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है? तो सी तो बिल्कुल नहीं है, बट हाँ, बी को एक बार आप चेक कर सकते हैं एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, ठीक है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। As per the provisions of Hindu Adoption and Maintenance Act, the bachelor means adopts a child. He subsequently marries a woman. Such woman shall be the stepmother of that adopted child. ठीक है? अगर वो मैरिज कर रहा है आफ्टर अडॉप्टिंग अ चाइल्ड, तो फिर दैट वुमन विल बी कंसिडर्ड विद द स्टेप मदर। इसके लिए आप सेक्शन 14 क्लॉज 3 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है? ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है? आप दोनों का ही देख लीजिएगा कि मेल कब अडॉप्ट कर सकता है, फीमेल कब कब अडॉप्ट कर सकती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम आईपीआर, असर्शन रीजन दिया गया है, ट्रेड सीक्रेट्स एक्ट 2020, ऐसा कोई लेजिस्लेशन नहीं है अभी। इज अ लेजिस्लेशन एनेक्टेड इन इंडिया टू प्रोवाइड फॉर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एंड ट्रेड सीक्रेट, बिल्कुल, ठीक है? देखिए, पहली बात तो इंडिया के पास कोई अभी स्पेसिफिक एक्ट ही नहीं है फॉर ट्रेड सीक्रेट, ऑलराइट? ये कैसे ट्रेड सीक्रेट चल रहा है, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द कॉमन लॉ एंड द जनरल लॉज, ऑलराइट? तो असर्शन तो आपका बिल्कुल ही गलत है। रीजन है, इंडिया हैज एनएक्टेड नंबर ऑफ लेजिस्लेशन टू क्रिएट लीगल फ्रेमवर्क ऑन आईपीआरस, ये तो बिल्कुल सही है कि ठीक है ट्रेड सीक्रेट का नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन कॉपीराइट पे है, पेटेंट पे है, ठीक है? जीआई पे है, ट्रेडमार्क पे है, डिजाइन पे है, राइट? सो यस, आर इज योर करेक्ट। So accordingly, option number 4 is the correct answer. So since only 40 days are left for UGC NET exam, and to boost your preparation, you can check out the capsule course, right? जिसमें कि आपको वीडियो लेसन्स मिलेंगे फॉर पेपर 1 एंड फॉर पेपर 2, 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे एंड इसके साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी इन बोथ फॉर्म. You simply have to visit ugc.jurissearch.com. Yes, your next question. That the right of private defense extends to causing death under which provision of IPC? So that is section 100 and section 103.
एक बॉडी पे है और एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड इफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ। तो यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छे से देखिएगा, आर्टिकल 19 कब आपको ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है? जब वॉर होता है, एक्सटर्नल एग्रेशन होता है। दो अगर आप आर्टिकल 352 पढ़ेंगे तो आपको ये तीनों ग्राउंड दिखेंगे, लेकिन आर्टिकल 19 जो है वो सिर्फ इन्हीं दोनों ग्राउंड्स पे ही सस्पेंड होता है। अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इनैक्टमेंट। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट आपका 1993 में आया है। नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन एक्ट ये आपका 1990 में आया है। 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये आपका 2003 में आया था। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट ये आपका 1992 में आया था। ठीक है, मैं यहाँ पे 92 लिख रही हूँ। सो अकॉर्डिंगली अगर आप क्रोनोलॉजिकली देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये देख लीजिएगा, ये पिछली बार भी पूछा गया था इस केस को, और ये रीसेंट केस लॉ है। ठीक है, कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 इज अवेलेबल अगेंस्ट। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, विच इज स्टेट एज वेल एज नॉन स्टेट एक्टर्स। ठीक है, कौशल किशोर केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस आर मेड थ्रू द पार्लियामेंट? इट्स यूएस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग विद द ईयर्स। सिविल राइट्स एक्ट आपका 1955 से रिलेट को था, आया था। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट ये आपका 58 में था। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ये आपका 56 का एक्ट है। और एमटीपी आपका 1971 का है। ठीक है, अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, that which of the following statements in relation to the dissenting judgment of Dr. Radha Vinod Pal in Tokyo trial can be correctly attributed to? Okay, that war is beyond the scope of international law, ये सही है। ठीक है, ये बोला गया था टोक्यो ट्रायल में अंडर द डिसेंटिंग जजमेंट ऑफ डॉक्टर राधा विनोद पाल। और उन्होंने कहा था कि दैट अ कंडक्ट ऑफ वॉर इज विद इन द स्कोप ऑफ रूल्स एंड इंटरनेशनल लॉ। मुझे यहाँ पे लग रहा था कि ए और बी इज कम्प्लीटली कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर, राइट, बट यूजीसी ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप नहीं किया, एंड इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। दूसरे स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं कि दैट द पैक्ट ऑफ पेरिस ब्रॉट अबाउट नो चेंज इन द स्टेटस ऑफ वॉर, ये सही है। बाकी जो आपके दो स्टेटमेंट है, दैट इज इंटरनेशनल लॉ हैज डेवलप्ड सो मच सो एज टू मेक अ वॉर क्राइम, इट इज रॉन्ग। एंड कॉन्स्पिरेसी इज एन इंडिपेंडेंट क्राइम अंडर इंटरनेशनल लॉ, ये भी गलत है। तो अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 4। वेरी सिंपल, सेक्शन 4 में आपका पार्टनरशिप, पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म, तीनों ही चीजें डिफाइंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हेन द एब्सोल्यूट राइट इज वायलेटेड द लॉ कंक्लूसिवली प्रिज्यूम्स डैमेजेस although the person wronged may have suffered no pecuniary loss. This case was decided in the case of Ashbury versus White, right? Okay, चलिए तो काफी सिंपल क्वेश्चन क्वेश्चन है, एशबरी वर्सेस वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर decisis have essentially developed as a result of progress made in the law reporting. Okay, second statement है आपका कि that since the law in India is mostly based on English law, the system of law reporting is fairly developed in India. ठीक है, दोनों ही सही है, करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। Again from the IPR, in respect of which following items India doesn't have legislation to specifically cover them as intellectual property. Okay, so fine. ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए आपका स्पेसिफिक एक्ट आपको नहीं मिलेगा, स्ट्रीट आर्ट के लिए भी नहीं है, पब्लिसिटी राइट के लिए भी नहीं है। दो, अगर आप सेलिब्रिटी राइट की अगर मैं बात करूं तो ये आपका कवर होता है अंडर कॉपीराइट एक्ट, राइट। जैसे आर्टिस्ट हो गए या परफॉर्मर्स हो गए, इनके राइट्स तो कवर्ड होते ही अंडर कॉपीराइट एक्ट।
बट अगर फिर से ऐसे लाइक सब्जेक्टिव सोचे कि क्या अलग से सेलिब्रिटी राइट के लिए अलग से लेजिस्लेशन बना है, तो आंसर इज नो, राइट। एंड अगर आप बेस्ट कॉम्बिनेशन भी देखेंगे आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, तो डी आपका आएगा ही ऑप्शन में, राइट। एंड कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए तो ऑब्वियसली देयर इज दी सेपरेट लेजिस्लेशन, इट्स अ कॉपीराइट एक्ट। सो अकॉर्डिंगली आपका जो करेक्ट आंसर है, इट्स ए बी सी एंड डी ओनली, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सपिन रिलेशनशिप एंड डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इंक्लूड रिलेशनशिप बाय, ये भी काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो फुल हाफ एंड यूट्रिन ब्लड, ये आपका है। इट इंक्लूड्स अडॉप्शन ऑल्सो, इट इंक्लूड्स लेजिटिमेट ब्लड। फॉस्टरेज रिलेशन से यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, अंडर डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। और इलेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप भी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो फुल हाफ यूट्रिन ब्लड, अडॉप्शन, लेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट ब्लड रिलेशंस आर इंक्लूडेड, ओके। सो अंडर द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, फाइन। तो अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स and wildlife, and to have compassion for living creatures is provided under which part of the Indian Constitution? So that is fundamental duties, right? ये fundamental duties तुम्हें दिया है। चलिए, assertion reason, meher, dower is a sum of money which the Muslim husband agrees to pay to the wife as a mark of respect for her for agreeing to marrying him, ठीक है, ये सही है। Since Muslim marriage is a contract, ये भी सही है। It is necessary that dower must be specified at the time of marriage, and if it is not specified, it can be presumed. रीजन क्या दिया है? अगर पहले नहीं दिया गया है तो इफ नॉट पेड अर्लियर, मेहर बिकम्स ड्यू ऑन डेथ ऑफ द हस्बैंड और द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय द डिवोर्स। यस, दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका। ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बाय बीज हॉर्स इफ ए सर्वाइव सी। ये आपका कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल में दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है कि दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ ओनली व्हेन सी डाइज इन द लाइफ टाइम ऑफ। अगर आप कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको ये वाला इलिस्ट्रेशन मिलेगा। चलिए, अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, वाइपो सॉरी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? दैट इज 26 अप्रैल। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाया जाता है? May 22 को। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे April 21 को। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। With respect to which of the following kind of IPR there exists statutory ban for assignment? ठीक है, कौन सा ऐसा आपका आईपीआर है जिसपे कि स्टैट्यूटरी बैन लगा है फॉर असाइनमेंट, एंड दैट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, अगर आप सेक्शन 24 देखेंगे इसका जियोग्राफिकल इंडिकेशन का, तो वहां पे एक्सप्रेसली दिया है कि जीआई को आप असाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि दैट अ मुस्लिम कैन मेक अ bequest ऑफ हिज प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ heirs टू द एक्सटेंट ऑफ 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी। ठीक, 1/3 को अपने 1/3 हिस्से में बांट सकता है, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट? पहला है आपका रिस्पोंडेंट इज कन्विक्टेड फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस, यही आपका सही आंसर है, ठीक है। तो अगर कोई क्रिमिनल है तो बीइंग अ क्रिमिनल इज नॉट अ ग्राउंड फॉर द डिवोर्स, फाइन। बाकी ये तीनों तो डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ, इट्स अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। Article 163 of the Constitution says that there shall be a Council of Minister along with the Chief Minister to aid and advise the Governor in exercise of his function, except so far he is required by the Constitution to exercise his functions or any of them in his discretion. Now, under what circumstances Governor can be called to exercise his discretion? Okay. तो पहला है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर के लिए बुलाया जा सकता है, आई मीन कैन बी कॉल्ड फॉर हिज डिस्क्रिशन।
ठीक है, डिसमिसल ऑफ मिनिस्ट्री और डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली। एंड आपका लास्ट है सबमिटिंग रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट फॉर प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356। ठीक है, तो ये आपका इन तीनों के लिए गवर्नर अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर सकता है। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। Now, what amongst the following are necessary to constitute a false imprisonment? False imprisonment लिए कौन कौन से आपको ingredients चाहिए? Total restraint on liberty of person चाहिए, yes. Detention may be actual or constructive, ये भी सही है. It should be for a period of 2 years at least, नहीं. Minimum 1 साल आपका होना चाहिए. False imprisonment तो C आपका गलत है यहाँ पे. डिटेक्शन और रिस्ट्रेन, यहाँ पे डिटेक्शन लिखा है, यहाँ पे डिटेंशन होना चाहिए और रिस्ट्रेन शुड बी अनलॉफुल, यस। ठीक है, अनलॉफुल होना चाहिए। सो अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 51A, yes. Whether can be enforced by the Supreme Court? No. ठीक है, fundamental duties they cannot be enforced by the Supreme Court, but it can be used by the Supreme Court in interpretation. This is correct. It can be amended by the state. No. It has been amended by the Parliament only once. Yes. ठीक है, तो आपका अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर 1 इज ए करेक्ट आंसर। एक ही बार फंडामेंटल ड्यूटीज को अमेंड किया गया है जब 86 कॉन्स्टिट्यूशन आया था, एजुकेशन से रिलेटेड आपका जो लास्ट क्लॉज ऐड हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट फॉलो द स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर? इट्स यूके, अगेन फ्रॉम द कंपैरेटिव लॉ। चलिए अब आता है कॉम्प्रीहेंशन। ओके, चलिए कॉम्प्रीहेंशन अगर आप देखेंगे, ऑल राइट, ओके फाइन। तो कॉम्प्रीहेंशन एज यूजुअल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आप पैसेज पढ़ ले रहे हैं तो आप आंसर बिल्कुल बहुत आराम से आप कर लेंगे। ठीक है, now which of the following is part of the basic feature of the constitution? It is the harmony and balance between part 3 and part 4। ठीक है, आप अगर एक बार देखेंगे पैराग्राफ तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका that which part of the constitution of India uh, which part of the constitution of India discusses the vision of constitution and its framework as to which kind of society they aspire to establish in the country? ठीक है, so that is part 3 and part 4 के यहाँ पे बारे में बात हुई है। All right, तो option number 2 is the correct answer. Next है आपका that which is distinguished as the conscience of the constitution. So that is fundamental rights and DPSP. तो since आप ये देख रहे हैं कि 3 क्वेश्चन में तो ऐसे ही पूछ लिया है FR और DPSP, राइट? तो यहाँ पे पैसेज में DPSP ऑफ FR की ही बात हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रोटेक्शन एनफोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स अंडर आर्टिकल 32 इज कन्फाइंड इन इंडिया टू व्हाट? टू द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आपको भी पता है कि जो ह्यूमन राइट्स से जो इंस्पायर हुआ है दैट इज फंडामेंटल राइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगेन फ्रॉम द कॉम्प्रीहेंशन दैट द नोशन दैट एवरी सिटीजन मस्ट डू हिज ड्यूटी towards the nation as well as the fellow citizen is incorporated in the Indian Constitution where under Part 4A. Okay. It's a fundamental duties. चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन। नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन भी एक रैंडम कॉन्स्टिट्यूशन से ही रिलेटेड है। ठीक है, ये भी अगर आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, so section sorry question number 146 that what does author identify as the greatest paradox involved in the doctrine of basic feature? So that is option number 4। Next question, that while determining the validity of an ordinary law, what can the court look into? So that is option number 3। The court can only look into the express provisions of constitution or the necessary implications। All right, तो आप ये पैसेज पढ़ेंगे आपको आंसर समझ में आ जाएगा। All right, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका that what does author consider to be the doctrine used to circumscribe the constitution? That is doctrine or spirit of the constitution and natural law। Okay, फाइन, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, एकदम सामने यहाँ पे दिख रहा है, राइट? एकदम सामने आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सो
सिंपल आपको पैसेज रीड करना है और आंसर आपको देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दैट एज पर द एप्रीहेंशन ऑफ द ऑथर when may a court travel beyond the express provision of the constitution to invoke some principle superior to the express provision? That is option number 3, when the validity of the constitution amendment act is challenged. तो आप ये वाला लाइन आप देख सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिफ्लेक्ट द ओपिनियन ऑफ द ऑथर एज कैन बी डिसर्न्ड फ्रॉम द cited paragraph, right? So the option is a critical and negative view of the way the court uses the doctrine of spirit of constitution and the natural law to circumscribe the constitution itself. ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो दैट्स इट। कॉम्प्रीहेंशन के लिए देखिए, आपको भी पता है कि 2 कॉम्प्रीहेंशन आते हैं, 10 क्वेश्चंस आते ही आते हैं उसमें से। तो अगर आप अच्छे से पैराग्राफ पढ़ के आप दे देंगे तो आपके 10 मार्क्स, सॉरी जो 10 क्वेश्चंस हैं विच इज इक्वल टू 20 मार्क्स, वो आपका फिक्स हो जाएगा। सो दैट्स इट। This was a question paper which was asked in December 2023 attempt. Thank you for watching this video. Do like and share this video with your friends, and do not forget to subscribe Jury Set channel to get the further updates.